इस 21 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहाँ कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है, जहाँ हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सब का बाप निकलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक जेल में पहुंचती है। इस जेल में कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि ऐसे ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी कैदी उनके सामने कमजोर दिखता है वो उसे जान से मार डालते हैं। और आज भी कुछ कैदी इस जेल में लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल था। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। रिकी को इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे इस जेल में पूरे 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, वहाँ रेड अलर्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर उसकी चेकिंग करने लगते हैं। यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें रिकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कोई तो लोहे की चीज मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है तो वहाँ उसके सीने पर एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थी और इन्हीं गोलियों को मशीन डिटेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद गार्ड्स एकदम से चौंक जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हों, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो। वो गार्ड उससे कहता है कि तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं। आगे से रिकी उसे बताता है कि ये गोलियां मेरी बॉडी के लिए एक पावर है, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल असल में 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज होता है। ये चारों अपने अपने हिस्से के बादशाह होते हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। हर सेल का लीडर अपने इलाके में किसी को सांस भी अपनी मर्जी से लेने नहीं देता और जेल का हर एक कोना डर, खून और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सब अपने कामों में लगे हुए थे। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल था, जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर था। वह आते ही वहाँ एक बूढ़े कैदी विंग को पीटने लगता है क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना था, इसलिए वह उसे वहाँ पीट डालता है। दरअसल ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था और उसे इस जेल से बाहर जाने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इन जालिम और बेरहम कैदियों के बीच ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने जेल में ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया ताकि वो अपने बेटे को एक आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन इसी दौरान वो खिलौना सैमुअल उठा लेता है। वो बूढ़ा कैदी अपना खिलौना उससे वापस मांगता है क्योंकि ये खिलौना उसने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन तभी सैमुअल वो खिलौना उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और उसके खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद मुझसे पंगा लिया तो जान से मार डालूंगा। यहाँ वो बूढ़ा उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था और अब उसके दिल में सैमुअल के लिए एक बदले की आग भड़क उठती है। इसलिए वो खिलौने का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन सैमुअल का चमचा उसके आगे अपनी टांग अड़ा देता है और मौके पर ही सैमुअल वो खिलौना उठाकर जोर से उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर गार्ड वहाँ आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड उसे उन दरिंदों से बचाता, वो उल्टा उन्हें उसे और पीटने के लिए कहकर चला जाता है। सैमुअल अपने चमचों के साथ दिलेरी से आगे जा ही रहा था, तभी रिकी आकर उसके पैर पर लात दे मारता है, जिससे उसका मुंह सीधा नीचे पड़ी नुकीली कीलों के आर पार हो जाता है और वो कीलों की लकड़ उसकी आंख फोड़कर रख देती है। इसी दौरान उसका चमचा आकर रिकी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जब रिकी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसके अंदर ऐसा खौफ बैठा कि वो तीनों वहाँ से उल्टे पैर भाग निकले। यहाँ सैमुअल तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो अपनी एक आंख से अंधा हो चुका था, इसलिए अब उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो अब हर हाल में रिकी का काम तमाम करने के लिए अपनी जान लगा देगा, लेकिन बदला लेकर ही रहेगा। इसी दौरान उसका वही चमचा आता है और कहता है कि हमें रिकी को मारने के लिए मैड ड्रैगन की जरूरत होगी, वो उसे हर हाल में मार डालेगा। मैड ड्रैगन इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अगर कोई उससे पंगा लेता तो वो उसे अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता। मैड ड्रैगन को वार्डन ने अभी के लिए एक काल कोठरी में बंद किया हुआ है, क्योंकि उसने पिछले दिन ही एक कैदी को बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही विंग को बताओ कि उसकी सजा और बढ़ा दी गई है और अब वह इस जेल में पूरे 20 साल और बिताएगा। इसलिए वह गार्ड सीधा उसके पास आता है और बताता है कि अब तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। ये सुनकर उस बूढ़े कैदी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब वह इस जेल में रहा तो सैमुअल उससे अपना बदला जरूर लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो गार्ड्स के पैर पकड़कर उनसे रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वो गार्ड्स आगे से उल्टा उसे पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि अब वो और तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता, उसी रात वो अपने आप को फांसी पर लटका कर खत्म कर देता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है और रिकी को भी पता चल जाता है कि जिसकी उसने उस दिन जान बचाई थी वो मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश वहाँ से ले जा रहे थे तब वहाँ रिकी आता है। वो जब विंग के हाथ पर लगी हथकड़ी देखता है तो वो उन गार्ड्स को उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो मर चुका है, अब तो उसे आजाद कर दो। तभी रिकी उसकी हथकड़ी को वहाँ आसानी से तोड़ डालता है। ये देखकर वो गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी कोई आम इंसान कैसे तोड़ सकता है। रिकी विंग का वही खिलौना निकालता है जो उस दिन सैमुअल ने तोड़ा था और जिसे रिकी ने ठीक कर दिया था। वो उस खिलौने को उसकी बॉडी पर रख देता है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिल सके। अब विंग को मरता देखकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है और एक बार फिर से रिकी के अंदर बदले की आग भड़क जाती है और अब वो सैमुअल से विंग का बदला लेकर ही रहेगा। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा था तब वहाँ सैमुअल आकर उसे घूर घूर कर देखने लगता है और इसी दौरान वहाँ वो सांड कैदी मैड ड्रैगन आ जाता है। वो सीधा आकर उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है और रिकी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ एक कोने पर जा गिरता है। लेकिन आगे से रिकी भी एक तूफान की तरह उठ खड़ा होता है और उसके पेट पर इतने जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर बाहर आ जाता है और वो मौके पर ही मारा जाता है। ये देखकर सैमुअल एक कील को लेकर सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है, लेकिन आगे से रिकी भी उसकी सब उंगलियों को एक तीली की तरह तोड़ देता है। अब रिकी का बदला लेने का वक्त आ चुका था और वो मौके का फायदा उठाकर एक मुक्का सीधा सैमुअल के पेट से आर पार कर देता है और आखिरकार सैमुअल का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। सामने खड़े कैदी ये सब देखकर अपने होश ही खो बैठते हैं। इसी दौरान गार्ड आकर उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वहाँ एक कैदी नरूमी जो नॉर्थ ब्लॉक का लीडर था वो उसके पास आता है। आया तो वो रिकी के अंदर अपना डर बैठाने के लिए था, लेकिन जब उसने रिकी के हाथों मैड ड्रैगन को मरते देखा तब वो उसे चूहे की तरह अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। लेकिन रिकी उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। उसे सीधे एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है।
जाता था। जैसे पहले मैड ड्रैगन था, इसलिए अब उसे भी यहाँ इस सेल में छोड़ दिया गया। लेकिन तभी उसके सीने के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब वह एक स्टूडेंट था और उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा बसे थे, वह अपनी माँ बाप की कब्र पर आता है तो वहाँ उसके सामने उसका मास्टर जैंग खड़ा हुआ था, जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। मास्टर उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह मास्टर पर हमला करता है, मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। इसलिए यहाँ मास्टर उसे बताता है कि तुम अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमजोरी है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा और उसे पूरा करने के लिए अभी काफी समय लगेगा, तब जाकर तुम एक मजबूत फाइटर बन पाओगे। इसीलिए यह सुनकर रिकी मास्टर के कदमों में जा गिरता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे हर हाल में मास्टर बनना है, मैं अपनी कमजोरी को दूर करूंगा चाहे कितना भी समय लगे। इसीलिए उसी दिन मास्टर उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और यहाँ मास्टर रिकी से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, फिर तुम्हें अपने दिमाग से सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखकर कहता है कि अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़ कर दिखाओ। इसलिए रिकी खुद को काबू करके वहाँ रखे पत्थर को एक कागज की तरह चीर डालता है। ये देखकर मास्टर वहाँ उस पर पत्थरों की बारिश कर देता है। आगे से रिकी भी उन्हें ऐसे चीरता डालता जैसे कोई तूफान हो। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर दे मारता है, लेकिन रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब यहाँ मास्टर को समझ आ जाती है कि रिकी अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गया है और अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रिकी दिखाया जाता है जो अपने सेल में बैठा था। इसी दौरान वहाँ एक गार्ड आकर उसे कहता है कि तुम्हें असिस्टेंट वार्डन ने बुलाया है, इसलिए उसे सीधे असिस्टेंट वार्डन के पास लाया जाता है, जिसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। उसका एक हाथ नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ की जगह पर 2 कुंडों वाली हुक लगा रखी थी और खाना भी वह उसी हुक से खा रहा था। वार्डन गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। गार्ड उसकी रिपोर्ट पढ़कर बताता है कि रिकी एक यतीम था, उसके माँ बाप नहीं थे और वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में ही रह रहा था। उसे स्कूल से भी इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ भी वह किसी को भी पकड़कर पीटना शुरू कर देता था। इसलिए उसने म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ उसने बांसुरी बजाना सीखा। यहाँ तक कि वह अपनी कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर उसने एक आदमी की जान ले ली, इसलिए उसे यहाँ इस जेल में लाया गया। ये सुनकर वार्डन उसके पास आकर पूछताछ करता है कि तुम्हारे सीने में 5 गोलियां आई कैसे, लेकिन रिकी मुस्कुराते हुए कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो रिकी की दोस्त की थी। रिकी जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वार्डन उसके हाथ पर वो कुंडों वाली हुक घोंप देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वार्डन उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे से रिकी उसके मुंह पर थूक देता है। इसलिए गुस्से में आकर वार्डन उस तस्वीर को कुचल डालता है, जिसे देखकर रिकी का खून खौल उठता है और उसने वहीं पर टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर वार्डन बिल्ली की तरह एक कोने में जा छुपा। रिकी उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया और वहाँ से चला गया। रात रिकी अपने सेल में बैठा उसी तस्वीर को देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि ये तस्वीर उसकी दोस्त केको की थी, जो पहले दोनों हर दिन अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते थे, लेकिन जेल आते ही उसकी जिंदगी एक कुत्ते की तरह होती जा रही है। वो अपने आप को शांत करने के लिए वही बांसुरी बजाता है जो वो अपनी दोस्त के साथ बैठकर बजाता था, लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बांसुरी बजाने से मना करता है और कहता है कि अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन जब सैमुअल का चमचा अपने सेल से बाहर आया, तब उसके पीछे कुछ कैदी पड़ जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से विंग अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब ये सब उससे विंग का बदला लेना चाहते थे। वो उसे एक नुकीली तलवार से काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ वही कैदी नरूमी आता है। वो उन्हें उसे मारने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया तो तुम सबकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन वहाँ वोंग नाम का कैदी उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जब हम पर जुल्म होता था तब तुम कहाँ थे, उस वक्त तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की, और अब जब हमारी बारी आई तो तुमने इसे जिंदा रहने के लिए क्यों छोड़ दिया। वो उससे कहता है कि हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे मारना ही होगा। ये सुनकर नारूमी गुस्से में आ जाता है और वही नुकीली तलवार लेकर उसका मुंह बीच से काट देता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। इधर ऊपर खड़ा वार्डन उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। वार्डन उसके मुंह में नुकीला हुक फंसाकर उसकी जिंदा लाश घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारूमी को अपने पास बुलाता है और एक हथियार देकर कहता है कि जिस तरह तुमने वोंग को मारा है, उसी तरह अब तुम्हें रिकी को भी जान से मारना होगा। यह सुन नारूमी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वोंग तो एक आम कैदी था, इसलिए उसने आसानी से मार दिया, लेकिन रिकी कोई आम सा कैदी नहीं है। अगर उसने रिकी से पंगा लिया तो वो उसे मैड ड्रैगन की तरफ फाड़ कर रख देगा, लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसीलिए वो ये करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नारूमी जेल के ग्राउंड में आता है। वहाँ उसने वोंग को जंजीरों से बांधकर एक ढांचे पर लटका रखा था, ताकि उसको तड़पता हुआ देखकर बाकी कैदियों के दिलों में उसका खौफ बढ़ जाए और कोई भी दोबारा उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। वहाँ उसकी बॉडी को देखकर रिकी को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान नारूमी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ मौके पर नारूमी उसे लात दे मारता है, लेकिन तभी नारूमी उसकी आंखों में पिसे हुए कांच फेंक देता है, जिससे रिकी वहाँ पूरी तरह अंधा हो जाता है। उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर नारूमी ने उसके एक बाजू पर छुरा दे मारा, जिससे रिकी नीचे जा गिरता है। लेकिन मौके पर ही रिकी को वहाँ पानी की पाइपलाइन मिल जाती है। उसने जल्दी से वो पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे तेज पानी निकलना शुरू हो जाता है और मौके पर उसने अपनी आंखें धो डाली और एक बार फिर से वो खौफनाक तूफान बन जाता है और नारूमी पर कुत्ते की तरह टूट पड़ता है और तभी वो उसके सर पर ऐसा चमाट दे मारता है कि उसकी आंख कंचे की तरह निकलकर नीचे जा गिरती है। इसी दौरान वार्डन भी वहाँ पहुंच जाता है और नारूमी को ढेर होता देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। रिकी जल्दी से अपनी नसों को खींचकर एक दूसरी से बांध देता है और एक बार फिर हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी दौरान नारूमी हार मान जाता है और एक चाकू सीधा अपने पेट में घोंप देता है। लेकिन ये उसकी एक चाल थी। रिकी जैसे ही उसके पास आता है, वहाँ वो अपनी आंतों को बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है, लेकिन रिकी ने मौके पर ही उसे ऊपर उठाकर उसके सर पर ऐसा मुक्का दे मारा कि उसके सर की सब हड्डियों का कीमा बन गया और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद रिकी वोंग की बॉडी नीचे उतारता है। वो सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वोंग वहाँ अपना दम तोड़ चुका था। इसलिए ये देखकर रिकी सब कैदियों से कहता है कि इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार वार्डन ही है, उसे जान से मार डालो। इसलिए सब कैदी उस पर एक तूफान की तरह भागते हैं और उसे मारने के लिए अपना हल्ला बोल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोई एक कैदी को पकड़कर उसका सर फोड़ देता है। ये देखकर सब एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल ये तीनों अपने अपने सेल के लीडर थे और अब यही 3 बच गए थे, क्योंकि चौथा कैदी नारूमी मारा जा चुका था।